नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स यानी सामयिकी। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। अप्रैल 2026 में मणिपुर के गृह विभाग ने यूएपीए की किस धारा को लागू करने की अधिसूचना जारी की, जिससे निम्न श्रेणी के कानून प्रवर्तन अधिकारी राज्य भर में गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती कर सकें। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए धारा 124 अ, ऑप्शन बी धारा 43 अ, ऑप्शन सी धारा 144, ऑप्शन डी धारा 153 अ। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी धारा 43। अब इसे समझते हैं। मणिपुर के गृह विभाग की अधिसूचना ने यूएपीए 1967 की धारा 43 लागू की, जिसने निम्न श्रेणी के अधिकारियों को राज्य भर में गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती के अधिकार दिए। अधिकार समूह इसे अस्थिर क्षेत्र में दुरुपयोग के जोखिम के रूप में देखते हैं। धारा 124 अराजद्रोह, आईपीसी 144 गैरकानूनी जमावड़ा, सीआरपीसी 153 अवैमनस्य फैलाना है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। मणिपुर का जातीय संघर्ष मुख्यतः किन 2 समुदायों के बीच है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए बोडो और नागा, ऑप्शन बी मैतेई, घाटी और कुकीजो, पहाड़ी, ऑप्शन सी खासी और जयंतिया, ऑप्शन डी मिसिंग और तिवा। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी मैतेई, घाटी और कुकीजो, पहाड़ी। अब इसे समझते हैं। मणिपुर का जारी जातीय संघर्ष मैतेई समुदाय इम्फाल घाटी में केंद्रित, जो सेंट दर्जा मांग रहे हैं, और कुकीजो समुदायों आसपास की पहाड़ियों में, जिनके पास पहले से सेंट दर्जा है, के बीच है। 2023 से जारी हिंसा ने हजारों को विस्थापित किया है और यूएपीए विस्तार को प्रेरित किया। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ने ई20 पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण लक्ष्य किस वर्ष के लिए निर्धारित किया है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2025 से 26 पहले ही प्राप्त, ऑप्शन सी 2040, ऑप्शन डी 2050। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 2025 से 26 पहले ही प्राप्त। अब इसे समझते हैं। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण ई20 का लक्ष्य 2025 से 26 तक रखा, जिसे मूल 2030 लक्ष्य से पहले लाया गया। देश ने ई20 लक्ष्य की समय से पहले प्राप्ति घोषित कर दी है और अब फ्लेक्स ईंधन वाहनों के माध्यम से ई100 शुद्ध एथेनॉल की दिशा पर बहस चल रही है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। फ्लेक्स ईंधन वाहन FFV की सबसे उपयुक्त परिभाषा है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए पेट्रोल और डीजल के बीच परिवर्तित हो सके, ऑप्शन बी किसी भी एथेनॉल पेट्रोल मिश्रण पर चल सके, संक्षारण प्रतिरोधी इंजन और अनुकूली सेंसरों के साथ, ऑप्शन सी हाइब्रिड विद्युत पेट्रोलियम ड्राइवर ट्रेन, ऑप्शन डी केवल हाइड्रोजन से संचालित। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी किसी भी एथेनॉल पेट्रोल मिश्रण पर चल सके, संक्षारण प्रतिरोधी इंजन और अनुकूली सेंसरों के साथ।
अब इसे समझते हैं। दृष्टि एफएफवीज को ऐसे वाहन बताती है जो संक्षारण प्रतिरोधी इंजन और अनुकूली सेंसरों के माध्यम से किसी भी एथेनॉल पेट्रोल मिश्रण E0, E20, E85, E100 पर चल सकें। ये बिना वाहन बेड़ा बदले एथेनॉल मिश्रण में क्रमिक वृद्धि की अनुमति देते हैं और भारत की E100 आकांक्षा के केंद्र में हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। समसामयिकी में चर्चित खाद्य बनाम ईंधन बहस में मुख्य चिंता क्या है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, खाद्य और ईंधन साझा आपूर्ति श्रृंखला नहीं रख सकते। ऑप्शन बी, गन्ने और मक्के जैसी खाद्य फसलों का एथेनॉल उत्पादन में विचलन खाद्य सुरक्षा और मुद्रास्फीति की चिंताएं बढ़ाता है। ऑप्शन सी, ईंधन खाद्य पदार्थों का पोषण मूल्य घटाते हैं। ऑप्शन डी, तेलशोधक संयंत्रों के पास सभी खाद्य प्रदूषित हो जाते हैं। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी गन्ने और मक्के जैसी खाद्य फसलों का एथेनॉल उत्पादन में विचलन खाद्य सुरक्षा और मुद्रास्फीति की चिंताएं बढ़ाता है। अब इसे समझते हैं। खाद्य बनाम ईंधन बहस का अर्थ है खाद्य फसलों गन्ना, मक्का का ईंधन उत्पादन में विचलन, जिससे खाद्य सुरक्षा और मुद्रास्फीति की चिंताएं बढ़ती हैं। इसीलिए द्वितीय पीढ़ी 2G एथेनॉल जो कृषि अवशेष पराली उपयोग करता है, खाद्य फसलों से बने प्रथम पीढ़ी एथेनॉल से बेहतर माना जाता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। 2026 की कैंसर उपचार की एक प्रमुख प्रगति कार-टी सेल थेरेपी मुख्यतः किसका उपयोग करती है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, गर्भनाल रक्त से प्राप्त स्टेम कोशिकाएं ट्यूमर में स्थापित। ऑप्शन बी, जीनेटिक रूप से संवर्धित कोशिकाएं, एक प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिका, कैंसर कोशिकाओं को पहचानकर नष्ट करने हेतु संशोधित। ऑप्शन सी, कीमोथेरेपी दवाएं शरीर में बनाने वाले जीवाणु। ऑप्शन डी, रोबोटिक नैनोबॉट। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी जीनेटिक रूप से संवर्धित कोशिकाएं, एक प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिका, कैंसर कोशिकाओं को पहचानकर नष्ट करने हेतु संशोधित। अब इसे समझते हैं। कार-टी चाइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर सेल थेरेपी रोगी की अपनी कोशिकाओं को आनुवांशिक रूप से संशोधित करके ऐसे रिसेप्टर बनाती है जो कैंसर कोशिकाओं को पहचानकर नष्ट करते हैं। पहले रक्त कैंसरों में उपयुक्त, हाल ही भारत नेतृत्व वाले अध्ययन इसे ठोस ट्यूमरों तक विस्तारित कर रहे हैं। भारत ने अपना स्वदेशी कार-टी मंच NEXCAR-19 लॉन्च किया, सस्ती दरों की दिशा में बड़ी प्रगति। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। ऑपरेशन ग्लोबल हंट किस भारतीय एजेंसी से जुड़ा है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI। ऑप्शन बी, प्रवर्तन निदेशालय ED। ऑप्शन सी, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB। अब इसे समझते हैं। ऑपरेशन ग्लोबल हंट का नेतृत्व मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय समन्वय द्वारा महाद्वीप पार दवा तस्करी नेटवर्कों को लक्षित करता है। यह गृह मंत्रालय के अधीन नशीले पदार्थों के प्रवर्तन में भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को दर्शाता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। ऑप्शन सी, विदेश मंत्रालय। ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी गृह मंत्रालय। अब इसे समझते हैं। एनसीबी भारत की शीर्ष समन्वयकारी मादक कानून प्रवर्तन एजेंसी है जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसकी स्थापना 1986 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत हुई। यह राज्य पुलिस, सीमा शुल्क, डीआरआई और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से समन्वय करती है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। द्वितीय पीढ़ी 2G एथेनॉल क्या है और इसे प्रथम पीढ़ी एथेनॉल से अधिक क्यों पसंद किया जाता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए पेट्रोलियम निर्यातक देशों से आयातित एथेनॉल। ऑप्शन बी कृषि अवशेषों जैसे पराली से बना एथेनॉल प्रदूषण कम करता है और खाद्य फसलों एवं जल पर दबाव कम करता है। ऑप्शन सी आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा बनाया गया कृत्रिम एथेनॉल। ऑप्शन डी तैरते मंचों पर ऑफशोर निर्मित एथेनॉल। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कृषि अवशेषों जैसे पराली से बना एथेनॉल प्रदूषण कम करता है और खाद्य फसलों एवं जल पर दबाव कम करता है। अब इसे समझते हैं। 2G एथेनॉल कृषि अवशेषों जैसे चावल, गेहूं की पराली, मक्के के डंठल का उपयोग करता है। 1G गन्ने का रस, मक्का जो खाद्य से प्रतिस्पर्धा करता है और जल भी खपाता है के विपरीत 2G उस बायोमास का उपयोग करता है जो अन्यथा जलाया जाता पराली धन से वायु प्रदूषण कम होता है तथा खाद्य फसलें एवं जल मानव उपभोग हेतु बचते हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के अनुसार भारत में जैव ईंधन उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं? यूपीएससी शैली। 1 कसावा, 2 क्षतिग्रस्त गेहूं दाना, 3 सड़े आलू, 4 चुकंदर। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन डी चारों 1, 2, 3 और 4। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी चारों 1, 2, 3 और 4। अब इसे समझते हैं। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 कसावा, क्षतिग्रस्त मानवानुपयोगी अनाज, सड़े आलू अर्थात मानवोपभोग योग्य न रहे आलू और चुकंदर का उपयोग कच्चे माल के रूप में स्पष्टतः अनुमत करती है। सिद्धांत यह है कि मानवोपभोग योग्य न रहे माल को खाद्य सुरक्षा को हानि पहुंचाए बिना जैव ईंधन में मोड़ा जा सकता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों आज की क्विज यहीं खत्म होती है। Mention your score in the comment section और the best scorer overall will get access to a course। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।